नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बच सकती थी मनीषा की जान अगर हरियाणा पुलिस चाहती तो। अगर लोहारू पुलिस चाहती तो मनीषा को बचाया जा सकता था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, और मेरी बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच ही कह रहा हूँ। मनीषा गायब हुई थी 11 तारीख को। उसकी डेड बॉडी मिली है 13 तारीख को सुबह खेतों में। यानी गायब होने के 36 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। और मेडिकल साइंस ये कहता है कि कोई भी आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी लाश डीकम्पोज 24 घंटे के बाद हो जाती है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। मगर आप सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मैंने भी देखा कि मनीषा की जो डेड बॉडी थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसके अंदर कीड़े नहीं पड़े थे। इसका मतलब मनीषा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे। हाँ, गायब हुए उसको 36 घंटे हो गए थे, और मरे हुए उसको भी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे। उसका जो चेहरा था खाली, उस चेहरे पर मांस नहीं था, बाकी उसका पूरा शरीर ठीक था। तो ये बात साबित करती है कि मनीषा बहन गायब होने के बाद 10-12 घंटे तक जिंदा थी। अगर लोहारू थाने की पुलिस टाइम पर एफआईआर लिख लेती, जब मनीषा के पिता शाम को 11 बजे, जब उसकी बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद पुलिस से मदद मांगने गए किसी अनहोनी की आशंका से, उस समय अगर पुलिस उस बात पर ध्यान देती, एफआईआर लिख लेती, तो मनीषा जिंदा होती, आज हमारे बीच में होती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इस बात का एक आधार है। वो आधार ये है, अगर पुलिस एफआईआर लिख लेती और मनीषा के फ़ोन को सर्विलांस पे लगा देती, तो मनीषा के पिताजी का ऐसा कहना है कि रात को 11 और 12 बजे के बीच में मनीषा का फ़ोन ऑन हुआ था। 5 मिनट के लिए ऑन हुआ था, दोबारा फिर ऑफ हो गया। अब मनीषा के साथ क्या हुआ, क्या बीती है, तो मनीषा ही जानती। ये राज तो उसके साथ ही चला गया, लेकिन फ़ोन ऑन होते ही उसकी लोकेशन पुलिस को पता चल जाती। अगर उसका फ़ोन, मनीषा का फ़ोन, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की होती तो लोकेशन पता चल जाती जैसे ही फ़ोन ऑन होता, अगर उसका फ़ोन पुलिस ने सर्विलांस पे लगा दिया होता तो। लेकिन ये पुलिस की लापरवाही है जिसकी वजह से मनीषा की मौत हुई है। मनीषा के पिता का कहना है कि मनीषा का स्कूल बंद होता था 2:45 बजे। 2:45 मनीषा ने अपने घर पे फ़ोन किया, अपनी माँ से या मौसी से बात की। उसने ये कहा कि मैंने एक सूट ऑर्डर दिया था ऑनलाइन, और ऑनलाइन वाला का फ़ोन आया है, वो सूट लेकर आया है, आप उससे वो सूट ले लीजिए। जिस व्यक्ति को मरना होता है वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि आप सूट ले लीजिए। इसलिए आत्महत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिर वो अपने पापा को बताती है कि मैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जा रही हूँ कॉलेज में। उसके बाद में बताते हैं कि उसके पापा के पास शाम को 4-5 बजे के बीच में उसका फ़ोन आया, लेकिन पापा ने फ़ोन उस समय किसी कारण से, पापा के पास फ़ोन नहीं था या वो सुन नहीं पाए, वो फ़ोन उठा नहीं पाए। बाद में उन्होंने जब मिस कॉल देख के वापस कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। बस तभी उसी टाइम समझो कि वो कहीं दरिंदों के चंगुल में फंस गई थी। और जो फ़ोन उसने 4 और 5 बजे के बीच में अपने पापा को किया था, वो मदद मांगने के लिए ही किया था। उसको खतरे का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि उस समय उसके पापा उसका फ़ोन उठा नहीं पाए। उसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से उसके पापा वहाँ जाते हैं उस कॉलेज के अंदर। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनको कहते हैं यहाँ कोई लड़की आई नहीं। ये अलग बात है कि वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहे थे, वो जो बात है वो सब आपको पता है। और वो कॉलेज भी किसी रसूखदार नेता के रिश्तेदार का है। फिर जब उसके पापा पुलिस को फ़ोन करते हैं, पीवीआर वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाते हैं। फिर वो थाने में जाते हैं तो उसको एक गरीब आदमी समझकर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते पुलिस वाले, उसको टाल देते हैं। हमारे देश के अंदर ये एक सिस्टम है कि एफआईआर कम से कम दर्ज की जाए, यानी अपराधों को कम करने की बजाय एफआईआर को ही कम करो। इससे थाने का रिकॉर्ड अच्छा रहे,
पुलिस का रिकॉर्ड अच्छा रहे और राज्य की सरकार का रिकॉर्ड अच्छा रहे तथा वो ये बोल सके, विपक्ष को ये जवाब दे सके कि हमारे राज्य में अपराध कम है। तो जब उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, उसके बाद में जब पब्लिक उसकी लाश मिलने के बाद जब उसकी लाश मिली है और जब पब्लिक का गुस्सा सामने आया है, तब पुलिस ने और सरकार ने नाटक किया है कार्रवाई करने का। अगर उसकी टाइम पर एफआईआर दर्ज हो जाती तो आज मनीषा हमारे बीच में जिंदा होती। लेकिन इस देश में गरीब की बात नहीं सुनी जाती, यहाँ पैसे और रसूख वालों की बात सुनी जाती है। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अगर आप थाने में जाएंगे तो पुलिस वाले आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन आपके पास रसूख है, पैसा है, किसी मंत्री की सिफारिश है, तभी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। यही सच्चाई है इस देश की। दूसरी जो लापरवाही है, जब लाश मिलने के बाद जो पुलिस ने किया है, उस इलाके को जहाँ पर लाश मिली है कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, वहाँ सबूत नष्ट होने दिए गए हैं। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग गए हैं, भीड़ गई है, सबूत नष्ट हुए हैं। जो मनीषा की डेड बॉडी जहाँ पर थी, वहाँ पर तुरंत पुलिस को वो इलाका कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर एफएसएल की टीम बुलानी थी तथा वहाँ पर सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे। क्योंकि जहाँ पर मनीषा की लाश मिली है वहाँ पर उसका मर्डर नहीं हुआ है, ये बात हर आदमी जानता है। वहाँ पे उसकी लाश को डंप किया गया है। अब डंप किया गया है तो डंप करने वाले भी आए होंगे, उनके पाँव के निशान भी रहे होंगे। किसी व्हीकल से आए होंगे तो व्हीकल के टायर के निशान भी रहे होंगे। कहीं आसपास कैमरा भी होगा, उस कैमरे में भी वो व्हीकल आया होगा और उसका नंबर भी आया होगा। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उसकी गर्दन पर ही नहीं बल्कि उसके घुटनों पर भी निशान हैं चोट के, और कच्ची ज़मीन पर कभी घुटनों पे चोट नहीं लगती। इसलिए उसके साथ जो भी जाती हुई है वो कहीं दूसरी जगह हुई है, उसको मार के वहाँ पे डाला गया है। लेकिन पुलिस ने शुरू से ही इस मामले को आत्महत्या बताने की और जताने की कोशिश करी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब तो मामला सीबीआई को चला गया और अब तो एम्स में भी पोस्टमार्टम हो गया। तो ये बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास मुकदमा जाने के बाद में सच्चाई सामने आ जाएगी, तो आप मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। सीबीआई को मामला देने का मतलब है मामले को रफा दफा करना, पब्लिक के गुस्से को ठंडा करना। आरूसी वाला मामला आपको याद है, सीबीआई को गया था, क्या हुआ? क्लीन चिट मिल गई उसके बाप को। निठारी वाला मामला आपको याद है, सीबीआई को गया था, दोनों अपराधी छूट गए। तो सीबीआई कोई ऐसे भगवान के दूत नहीं होते, ये भी हमारे आप जैसे ही लोग होते हैं और ये भी सरकारी दबाव में ही काम करते हैं। और जब पोस्टमार्टम की 2 रिपोर्ट मैनिपुलेट हो सकती हैं तो तीसरी भी हो सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मनीषा को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सरकार को ये पता है कि जो पब्लिक की मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। पब्लिक का गुस्सा दूध के उफान की तरह होता है, जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी ठंडा होता है। और अभी तो चुनाव में 5 साल हैं, 5 साल आते आते जनता भूल जाएगी और फिर आखिरी में वोट देगी जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। अभी मैंने कल सुना कि कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद किया है, जिसमें देसी पत्रकार करमू का नाम है, और दूसरे हर्ष छिकारा पर भी एफआईआर हुई है भड़काऊ भाषण देने की। और पत्रकार करमू पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जनता को सच्चाई बताने की देशद्रोह का मुकदमा उस पर लगाया गया, जिसमें उम्र कैद भी हो सकती है। यानी जिनको उम्र कैद होनी चाहिए, जिन हत्यारों पर, उन पर तो कुछ नहीं हो रहा है, और जो ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल में बंद कर दिया है। और हर्ष छिकारा जिसने सच्ची बात कही पंचायत में, उस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लग गया। जब ये नेता चुनाव में आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, आपकी भावनाएं भड़काते हैं जाति धर्म के नाम पर, तब इन पर ऐसा केस दर्ज क्यों नहीं होता, ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाई, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों, आपका दिन शुभ हो।